कॉल मेरी आवाज़ आ रही है और लाइट भी नज़र आ रही है सबको। प्रोसीड हमें स्टार्ट करना चाहिए अभी। ओके, सो एवरीथिंग इज़ थैंक यू गाइस। ओके, गुड। तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, हमने सोक्रेटिस को पढ़ा और उससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में चीज़ें डिस्कस की और हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थ्योरी और उसमें पढ़ रहे हैं और उसमें हमने सोक्रेटिस, पहले हमने ग्रीक स्टेट्स को देखा, उन ग्रीक देखे फिलॉसफी के, और हमारी जो अभी की डिस्टो के बारे में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हम उसके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि उसने कौन सी बुक्स लिखी हैं, उनकी लाइफ कैसी थी। हम उसका स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे, अप्रोच देखेंगे क्या थी, उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसमें वो फिलॉसफी दे रहा था, जहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुआ था। और उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पे एक ही बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, एक और भी है बट ये बहुत अच्छी बुक है, जो बहुत मशहूर बुक है उसकी, रिपब्लिक, जिसमें उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसको देखेंगे। और उसमें जो उसका आइडिया ऑफ जस्टिस है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल है, एजुकेशन की जो स्कीम दी है उसके अंदर, और उसके अंदर जो उसने कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी और फैमिली के बारे में कंसेप्ट दिया है, फिलोसफर किंग के बारे में, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या थी। ये हम आज जो है वो प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि हमने इसके बारे में आज करना क्या क्या है। तो लेट्स मूव, हम चलते हैं जरा मिस्टर प्लेटो की तरफ। ठीक है, तो प्लेटो, ये उसकी पैदाइश के साल वाल हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हम आते हैं जरा उसके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। तो लाइफ में मैंने पहले बताया कि ही वाज बोर्न, ये एथेंस का सिटीजन था, इन बोर्न इन एथेंस एंड सन ऑफ एन अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट्स का मतलब है वहाँ का जो मालदार फैमिली थी, वहाँ के जो पैसे वाले लोग थे, वेल्दी लोग थे, एथेंस में जो रहते थे, ये उनका ही एक था। इसके वालिद को बनाना चाहते थे, लॉयर बनाना चाहते थे, ये नहीं बन पाया था, बट इसकी फिलोसफी और सोक्रेटिस की तरफ इसका सबसे ज्यादा ख्याल था, जिसकी वजह से ये फिलोसफी में ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो और चीजों में नहीं गया। तो ही वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड टीचर ऑफ अरिस्टोटल, पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड ही ओपनड एन एकेडमी, एकेडमी इसकी जो है वो एक जो है वो उसने एकेडमी ओपन की थी। आजकल की एकेडमी आपको सुनाई देती है ना, फिलना एकेडमी, फिलना फिलना फिलना, ये बेसिक पहली एकेडमी जो थी ये प्लेटो ने बनाई थी एथेंस के अंदर, जहाँ पे वो फिलोसफी के बारे में चीजें बताता था, पढ़ाता था लोगों को। और अरिस्टोटल जो इसका टीचर था वो भी वहीं पे इसके पास ही पढ़ा था। He was with his teacher Socrates while he was poisoned. मैंने बताया ना आपको, ये अपने उस्ताद को अपनी आंखों से देख रहा था जहर का प्याला पीते हुए। इसकी आंखों के सामने इसके उस्ताद को जो है वो जहर दिया गया था। तो ये सारा जो सीन था इसके माइंड में घूम रहा था। तो आप देखेंगे कि उसकी फिलॉसफी में भी उसका असर आपको नजर देगा, आएगा। इसके मेजर वर्क्स जो हैं, दिस इज रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटमेंट, अपॉलजी, क्राइटो एंड फेडो, ये इसकी मशहूर किताबें हैं। और इस मशहूर में भी जो इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बेसिकली इसके जो है वो रिपब्लिक में है, और दी लॉज और दी स्टेटमेंट, ये दो हैं। ये तीन किताबों में से आपको कभी कभी जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है कि एक किताब दे देते हैं किसने लिखी थी, तो ये प्लेटो ने ही लिखी। और तो ये इसकी लाइफ और उसके वर्क से थोड़े बहुत जो आपने देखे। अभी जरा हम आ जाते हैं इसकी अप्रोच या इसकी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। मैंने बताया ना कि हर फिलोसफर को हम देखेंगे उसकी स्कूल ऑफ थॉट क्या थी, उसकी अप्रोच क्या थी। सो ही वाज अ नॉर्मेटिव, प्योर फिलोसफिकल अप्रोच इसकी आप देखेंगे। सब्जेक्टिव होगी, जजमेंटल होगी, जो इसको अच्छा लगता है वही चीज इसने बताई होगी। तो ही यूज फिलोसफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। आप देखेंगे आगे, बताऊंगा, पढ़ेंगे इसकी फिलोसफी। तो ये इसकी नॉर्मेटिव अप्रोच है, शुड बी वाली, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जजमेंटल है, सब्जेक्टिव है, जो इसको अच्छी लग रही है वही चीजें हैं। रियलिटी से उसका ताल्लुक है या नहीं है, ये प्लेटो का कंसर्न नहीं है। प्लेटो का कंसर्न है कि ये चीज बस ऐसे होनी चाहिए। तो ही वाज अ यूटोपियन, जिसे हम कहते हैं। यूटोपियन का मतलब क्या है कि जिसकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं, जिसकी रियल में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो जिस चीज की, उसको हम यूटोपिया कहते हैं। और उसको कहते हैं ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, उसको वो ख्याली पुलाव वाला भी कहा जाता है।
और आप देखेंगे अभी इसकी फिलॉसफी आप देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खाली फ्लो रखता है कि नहीं रखता। तो इसकी अप्रोच क्लियर हो गई आप लोगों के, कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपकी चीजें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि प्लेटो का बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या था, हालात कौन से थे जिन हालातों में वो अपनी फिलॉसफी दे रहा था। तो उन हालातों का बड़ा गहरा संबंध है, कहते हैं ना हिंदी में, इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ। तो क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है इसकी फिलॉसफी के साथ, उसी को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको पता चल गया होगा सारा कि सोक्रेटिस के साथ क्या क्या हो चुका था, और ये सामने सारी चीजें देख रहा था। सोक्रेटिस का मेन आर्ग्यूमेंट भी आपके माइंड में है कि virtue is knowledge, नॉलेज इज virtue। virtue हमेशा मिनॉरिटी लोगों में होती है, और मिनॉरिटी के लोग ही अच्छे होते हैं, सियाने होते हैं, पढ़े लिखे virtuous होते हैं, वो ठीक चीजें संभाल सकते हैं, सारे नहीं संभाल सकते। इस पे वहां के लोग नाराज हो गए थे। तो ये उस बंदे का शागिर्द है। तो आप सोच लें इसके ख्यालात क्या होंगे। तो एथेंस सिटी स्टेट सिस्टम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, मैंने बताया था, सारे मिलके फैसले होते थे। जो सोक्रेटिस को बात अच्छी नहीं लगती थी, वो कहता सारे सियाने नहीं हो सकते, आप बेवकूफों को अंदर मिला के सियाने लोगों को मारा गया था, आप देख रहे थे। तो कलेक्टिव विजडम थी एथेंस के अंदर, वो समझते थे। और कलेक्टिव विजडम क्या होती है कि सारे लोग सियाने हैं, सारे सारे लोग मिलके जो फैसला करेंगे वही ठीक होगा। दिस इज कलेक्टिव विजडम, इसको हम कलेक्टिव विजडम कहते हैं। तो एथेंस के लोग ये समझते थे कि भाई जो लोग सारे मिलके डिसाइड करेंगे ना वही अच्छा होगा। सोक्रेटिस को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, उसने तो इस चीज पे अटैक किया था कि नहीं, सारे सियाने नहीं होते, चंद होते हैं, तो चंद ही फैसला करें। तो his teacher Socrates was poisoned by the Athenian system, jury and direct decision making। कल्प्रेट्स कौन से थे इसके उस्ताद को फांसी देने वाले? सोक्रेट एथेंस के लोग थे। कौन से एथेंस में लोग? जो जूरी का सिस्टम था, सारों ने मिलके फैसला दिया था ये पागल है, इसको जहर का प्याला दो। सारों ने मिलके फैसला दिया था, सारों ने मिलके इंसाफ किया था, जो है वो वहां पे कि भी इसको फांसी की सजा दी जाए, पॉइजन दिया जाए इसको। ये इसके सामने था, ये देख रहा था skeptic। उसके बाद इसका दिल भर गया था एथेनियन पॉलिटिकल सिस्टम पे कि यार ये बड़ा जालिम सिस्टम है। मेरा उस्ताद ठीक कहता था, ये सारे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि चीजें सही क्या है गलत क्या है। आपने चार इनके अंदर अगर अक्ल वाले लोग हैं तो 15 लोग जो हैं वो बेवकूफ बैठे हुए हैं, और बेवकूफों की मेजोरिटी है वो डिसीजन कर लेते हैं मजे से आके, अच्छी अच्छी चीजों को ये बिगाड़ के रख देते हैं। तो ये वहीं से स्केप्टिक था उस सिस्टम का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में स्केप्टिक था। ये समझता था कि सारे लोग जाने नहीं होते, जो हों सिर्फ उनको ही आगे आना चाहिए। याद आ रहा है आपको आर्ट ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था पॉलिटिक्स में, हाउ टू डू गवर्नमेंट। तो इसके नजदीक गवर्नमेंट वो लोग करें जो सियाने हों, सारे नहीं कर सकते। सोक्रेटिस भी यही कह रहा था। तो his philosophy is the expression of prevailing conditions and influenced from his teacher। तो मैं आपको आगे इसकी जब फिलॉसफी देखेंगे तो आपको उन कंडीशन से इन्फ्लुएंस नजर आती आएगी कि ये एथेनियन पॉलिटिकल सिस्टम का स्केप्टिक था, उसका मुखालिफ था, अपोनेंट था। ही वांटेड टू चेंज दैट सिस्टम, ही क्रिटिसाइज्ड दैट सिस्टम, इवन ही अपोज्ड दैट सिस्टम, द सिस्टम which poisoned his beloved teacher, the system which destroyed the political maturity of his teacher as well as his own। ये वहीं पे देख रहा था, और वहीं से ही इसकी फिलॉसफी जो है वो इन्फ्लुएंस होके आएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आप समझे कि कॉन्टेक्स्ट क्या था उसकी फिलॉसफी का? कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया गाइस? तो हम आगे चलते हैं उसकी फिलॉसफी के ऊपर कि वो फिलॉसफी क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, एथेनियन सिस्टम का मुखालिफ है बड़ा सा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मुखालिफ है। ये समझता है सारे लोग सियाने नहीं हो सकते, ये समझता है थोड़े लोग सियाने होते हैं। इसका उस्ताद भी यही समझता था, और उसका सबूत इसको उस्ताद की फांसी की जो है वो नजर में मिल गया था। जी जहांगीर, हम ये कह रहे थे कि जो प्लेटो है उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि उसने उस्ताद को मरते हुए देखा था अपने सामने, और ये बिलीव, इसका उस्ताद बिलीव करता था कि सारे लोग सियाने नहीं होते, चंद होते हैं जो विर्चुअस होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। और इसके उस्ताद को जिन लोगों ने मारा था, पॉइजन दी थी, वो सारे लोग मिलके डिसाइड करते थे एथेंस में। तो ये उनकी मुखालफत कर रहा था, कहते सारे लोग कैसे, मतलब एक सोक्रेटिस जितना सियाना बंदा, उसको सारे लोगों ने मिलके पॉइजन दे दिया। क्वेश्चन तो था इसके माइंड में कि भाई वो सियाना बंदा है, बेवकूफ लोग उसे फैसला दे रहे हैं,
तो ये वहां का स्केप्टिक था उस सिस्टम का। तो आपको इसकी फिलॉसफी भी यही नजर आएगी कि ये मेजॉरिटी का स्केप्टिक था, ये डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता था, पर्टिकुलरली डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। यहाँ तक क्लियर है चीजें? अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो हम उसकी फिलॉसफी के ऊपर अभी जा रहे हैं। तो उसकी फिलॉसफी क्या है बेसिकली, मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, आप लोगों को नींद नहीं आ रही प्लेटो को पढ़ते हुए, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग फिलोसफर है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो डू लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल। शाबाश, मुझे थोड़ा सा टेस्ट कर दें एक अदद, ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि आप लोग वो कहते हैं ना, होशो हवास में हैं अपने। गुड, हो गया, सारे होशो हवास में हैं। वाह, आपको प्लेटो पसंद आ रहा है, गुड। अफलातून जिसे कहते हैं। अभी आते हैं उसकी फिलॉसफी के ऊपर। और उसकी फिलॉसफी जो है वो एक ही बुक में मिलती है, बड़ी अच्छी में, दिस इज कॉल्ड द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक है, उसमें वो अपनी फिलॉसफी देता है। ठीक है। हाँ, मैं राशिद, ये मैं कह रहा था कि जो प्लेटो है उसकी फिलॉसफी इन्फ्लुएंस्ड है एथेंस से, जहाँ पे वो रह रहा था, जहाँ पे उसके उस्ताद को जहर दी गई थी। और ये उस सिस्टम का मुखालिफ था, ये उस सिस्टम को अपोज कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी मिलके डिसीजन लेती थी। इसका उस्ताद का कहना था कि सारे लोग, मेजॉरिटी नॉलेजेबल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, विर्चुअस नहीं होते, मिनॉरिटी होती है, तो मिनॉरिटी डिसाइड करे चीजें। तो ये भी उसी को फॉलो कर रहा था। ये कहता बात तो ठीक है मेरे उस्ताद की, कि सारे लोगों ने मिल के एथेंस के मेरे सियाने उस्ताद को जहर का प्याला दे दिया। ठीक है। यानी एक सियाने बंदे को सारों लोगों ने मिलके जो है वो ये कर दिया। तो ये उस डेमोक्रेसी का मुखालिफ, उस डेमोक्रेसी का मुखालिफ था, उस कलेक्टिव विजडम का मुखालिफ था। ये कह रहा था कि नहीं, सारे लोग सियाने नहीं हो सकते, चंद लोग सियाने होते हैं, तो लिहाजा वही काम संभाले, बाकी घर जाके बैठे। गॉट इट? यहाँ तक राशिद क्लियर है? तो पॉलिटिकल फिलोसफी उसकी द रिपब्लिक बुक के अंदर हमें मिलती है। तो क्या है रिपब्लिक जो बुक है? द मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फिलोसफी। आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिटिकल फिलोसफी में बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है प्लेटो। तो उस दौर में जब कुछ सोच ही नहीं रहा था, आपको प्लेटो ऐसी बातें करता नजर आएगा पॉलिटिक्स के बारे में कि आप जाएंगे अभी। तो इट डील्स विद एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स विद रेफरेंस टू स्टेट। आपको रिपब्लिक के अंदर सब कुछ मिलेगा। वहां पे आपको एजुकेशन का कंसेप्ट मिलेगा, बताऊंगा। वहां पे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे हिस्ट्री मिलेगी आपको। वहां पे आपको पॉलिटिक्स मिलेगी। वहां पे आपको स्टेट के कंसेप्ट का समझ आएगी कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए स्टेट को, कौन सी अच्छी स्टेट है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है। ये सारी आपको रिपब्लिक के अंदर प्लेटो बताएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, गुड लाइफ कैन नॉट बी डेवलप्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट। याद आ रहा है, मैंने पहले बताया था कि फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी स्टेट से बाहर नहीं जाएगी। वो स्टेट के क्वेश्चन को ही कोई है, स्पिरिचुअल और स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए, यही मेन क्वेश्चन है जिसको डील करती है वेस्टर्न फिलोसफी। हम पढ़ेंगे, आप सारे फिलोसफर इसी को डील करेंगे। तो ये भी इसी को डील कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि भाई देख लें, अच्छी जिंदगी, विर्चुअस जिंदगी, पुरअमन जिंदगी स्टेट के बाहर है। इस चीज से कन्विंस्ड है प्लेटो। स्टेट के बाहर देयर इज नो लाइफ, ये बिलीव करता है। इसी वजह से ही जो जुड हर्मन है, आपने देखा होगा, बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसकी बुक अक्सर रेफर की जाती है, वो कहते हैं, हाँ, थर्ड पॉइंट ये है कि, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गाइस? जरा ये बता दें, किसी का जहांगीर के शायद मैसेज है कि वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। क्लियर है वॉइस मेरी? मुझे बता दें प्लीज। हुई थी, अभी ठीक है? ओके, अभी ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था, मैं ये बता रहा था, ठीक है। ओके, ये ऑनलाइन चीजें हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, क्या करें अभी। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है ना वॉइस? अभी तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही। तो थर्ड पॉइंट जो है, जो पूछ रहा था मुझसे स्टूडेंट, वो ये है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, गुड लाइफ कैन नॉट बी डेवलप्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट। वो कहते हैं स्टेट के ऊपर कोई लाइफ नहीं है।
आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं स्टेट में रह के। आप पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं स्टेट में रह के। स्टेट के बगैर कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, ये उसका बिलीव है और क्यों है जिसको हम देखते हैं आगे। इस पे पूरी डिबेट चलेगी सारी चीजें। ठीक है, आप ही मुझे बताएं ना, अगर आप पाकिस्तान की स्टेट के बाहर चले जाएं तो आप जिंदगी कैसे हो जाएगी? आपका कोई वेलफेयर का काम नहीं हो सकता। स्टेट है तो आप हैं, स्टेट नहीं है तो आप नहीं है। प्लेटो भी यही कहता था। तो रिपब्लिक रिपब्लिक इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ इन विच गुड लाइफ इज पॉसिबल। ये जुड हरमन कहता है प्लेटो के बारे में। वो कहता है कि जो रिपब्लिक है ये बड़ी आला बुक है। जुड हरमन कहता है इसमें जो प्लेटो बात कर रहा है वो बात बड़ी खरी कर रहा है। उसको फॉलो करना ना करना अलग बात है, वो प्रैक्टिक है या नहीं है वो अलग बात है, और उसकी बातें बड़ी कमाल की हैं जुड हरमन के कहने के मुताबिक। इसका कोटेशन है, ठीक है, रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया है ताकि आप लोगों को कहीं यूज कर सकें तो आप कर सकें इसको। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? उसकी फिलॉसफी के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि बेसिक फिलॉसफी वो कहता क्या है। ठीक है, वो पहली बात तो कह रहे हैं स्टेट इज इंपॉर्टेंट, स्टेट के साथ ही लाइफ चल रही है। फिर प्लेटो बिलीव्ड देयर इज अ गुड एंड ट्रूथ which if discovered and implemented can create and preserve good life in a state। वही बात आ गई, स्टेट कैसी होनी चाहिए, स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा होना चाहिए। आंसर इसी चीज का करना है सारे फिलोसफर्स ने। तो ये भी यही बात है। वो कहते हैं यार कुछ ऐसे ट्रूथ्स हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं, अगर हम उनको डिस्कवर कर लेना तो हम लाइफ बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं स्टेट के अंदर। प्लेटो कहता है हमें वो डिस्कवर करने होंगे। अगर वो डिस्कवर कर लिए हमने तो हम बड़ी पुरअमन लाइफ गुजार सकते हैं स्टेट के अंदर, आइडियल लाइफ गुजार सकते हैं। He attempted to build science of politics या society। ये बड़ा आला चीज है। इसने एक साइंटिफिक सोसाइटी या साइंटिफिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। कैसे? वो एक एनोलॉजी देता है। एनोलॉजी क्या देता है? बड़ी खूबसूरत एनोलॉजी देता है। वो कहता है भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं आप लोग। डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, जो फिजिशियन होता है, वो पहले मेडिकल पढ़ता है, पढ़ने के बाद आपका इलाज करता है। कोई जो जाहिल बंदा है वो तो आपका इलाज नहीं कर सकता ना। सिमिलरली वो कहता है जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, ये भी एक साइंस है। तो इसको वो बंदा करे जिस बंदे के पास इतनी नॉलेज हो, जिस बंदे के पास इतना इल्म हो, जिस बंदे के पास इतनी स्किल्स हों, वो बंदा इनको संभाल सकता है। अरे गरे नतु खरे की जगह नहीं है यहाँ पे, सिंपली स्पीकिंग। वो ये बात कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर एक आम बंदा नहीं हो सकता, इसी तरीके से वो कहता है कि स्टेट में एक रूलर, एक सिटीजन ऐसा नहीं हो सकता। सिटीजन भी वही होगा जिसको पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा। रूलर भी वही होगा जो विर्चुअस होगा, जो सियाना होगा, जो वाइज होगा, जो रेशनल होगा। सिर्फ वही हो सकता है। ये बड़ा आला पॉइंट है, इसको समझ लें आपको पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी। तो उसका मेन पॉइंट ही यही है भाई। वो कहता है स्टेट के बाहर कुछ नहीं है। स्टेट इतनी मुकद्दस है, पॉलिटिक्स इतनी मुकद्दस है, इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो उसका कोई एक आम बंदे को बिठा दे भाई तुम हमारे रूलर बन जाओ, वो कहते हैं नहीं यार सॉरी। वो कहते हैं मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं इस चीज की अपोज करता हूँ। कहते हैं नो, दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, दिस इज वेरी पाइस थिंग, दिस इज वेरी सेक्योर थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वर्क ऑफ वेलफेयर। तो देयरफॉर जो रूलर्स होने चाहिए वो भी उसी डॉक्टर की तरह होने चाहिए, जिसको हर मर्ज का पता हो, जिसको पॉलिटिक्स का पता हो। वो कहते हैं वही रूलर्स होने चाहिए। ये उसका मेन पॉइंट है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी। तो उसका पॉइंट क्या है, टारगेट क्या कर रहा है? वो कहते हैं हर कोई नहीं कर सकता, विर्चुअस लोग कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वो जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा अपने उस्ताद की तरफ। इसका उस्ताद भी तो यही कह रहा था, विर्चुअस नॉलेज इज विर्चु, दे मिनॉरिटी। जो लोग हैं वही विर्चुअस हैं, सारे नहीं होते, सारे सियाने नहीं होते। ये भी उसी पॉइंट को कह रहा है, बट इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ये उसको थोड़ा साइंटिफिकली लेके जा रहा है। तो ही बिलीव्ड पॉलिटिक्स एज एन आर्ट and it needed rigorous practice and expert knowledge, and very few people have capacity to gain it। ये उसका पूरी फिलॉसफी का जो है, ये इसका क्रक्स है। ये जुमला जो है वो कहता है पॉलिटिक्स तो एक आर्ट है, और जो है इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और जो प्रैक्टिस के लिए आपको नॉलेज चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए।
जो कि हर लोगों में नहीं होती, जो कि चंद लोगों में होती है। और यही बात उसका उस्ताद भी कह रहा था कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल, माइनॉरिटी है जो वर्चुअस है, जो नॉलेज रखती है। ये भी वही बात कह रहा है कि पॉलिटिक्स एक बड़ा मुकद्दस काम है। उसके लिए आपको जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, और नॉलेज सारे लोगों में नहीं होती, वो चंद लोगों में होती है। तो लिहाजा चंद लोग ही हुकूमत, हर किसी को हुकूमत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को उसकी फिलॉसफी क्या है? तो ही टुक हिज टीचर्स Socrates assumption, मैं पहले बता रहा हूँ that virtuous knowledge is knowledge is virtue, वही बात उसने ले आई। मतलब देख, नॉलेज विच इज नॉलेज। जो लोग नेकी इल्म से है, इल्म नेकी से है, इल्म आता है तो आप सियाने होते हैं, आप विर्चुअस बन जाते हैं। तो लिहाजा रूलर्स भी विर्चुअस होने चाहिए, रूलर्स भी नॉलेजेबल होने चाहिए। एंड फ्यू पीपल आर एबल टू अचीव इट, देयरफॉर रूलरशिप शुड बी गिवन टू फ्यू, नॉट ऑल। ये उसका पॉइंट है। वो कहते हैं भाई सारे सियाने नहीं होते, सियाने चंद लोग होते हैं, तो लिहाजा चंद लोग ही हुकूमत करें, जो सियाने हों, नॉलेजेबल हों, सारे लोग नहीं करें। सॉरी, वो कहता है क्यों? तो उसका एक्सपीरियंस उसको बता थे, उसके उस्ताद की फांसी, कलेक्टिव विजडम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो एथेंस की थी, उसको जनरेट कर रहा है। और उसके बेसिस कहाँ से लिए थे? बेसिक सोक्रेटिस से लिए। विच नॉलेज, नॉलेज विच देयर आर वेरी फ्यू पीपल, देयर आर माइनॉरिटी जिसके पास एक कैपेसिटी होती है चीजों को जानने की। तो जो पॉलिटिक्स है वो भी एक आर्ट है, एक्सपर्टीज चाहिए। आप उसको एकदम मेडिकल के तौर पे लें, उसको मजाक न लें। वो कहता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टेट के अंदर लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, और उन लोगों की हिफाजत, उन लोगों की वेलफेयर की बात होती है। आम बंदा ना आए यहाँ पे, सियाने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आने चाहिए। माय फ्रेंड्स, ये क्लियर हो रही हैं चीजें? इशू तो नहीं आ रहा आपको? प्लेटो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा मेरे ख्याल में। देखें वो कैसे पॉलिटिक्स को और कैसे स्टेट के कॉन्सेप्ट को बड़ा खूबसूरत लेके जा रहा है, साइंटिफिकली लेके जा रहा है। अब उसको मना नहीं कर पाएंगे। तो देखे ना वो कितनी खूबसूरत बात कर रहा है। भाई पॉलिटिक्स है, लाखों लोगों के फ्यूचर की बात होती है, और लाखों लोगों के फ्यूचर आप एक गधे के हाथ में नहीं दे सकते। तो सारे लोग सियाने नहीं हो सकते, चंद लोग हो सकते हैं। तो चंद लोग जो अच्छे हैं वही हुकूमत करें। गॉट इट? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही, शाबाश। तो वो कहता है वो कहता है कि भाई रिपब्लिक रिप्रेजेंट सर्च फॉर जस्टिस, आर डेफिनेशन एंड इट्स फुल कंटेंट। तो जो उसने बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसमें पहली बात तो ये बताई जो मैंने आपको बताई, जो उसने बेसिक बात बताई डॉक्टर और फिजिशियन और पेशेंट की एनालिसिस की जो बात की, एनोलॉजी की उसने है कॉन्सेप्ट वो कहता है कि जस्ट पॉसिबल है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इनजस्टिस थी उस टाइम पे, उसमें इनजस्टिस था। वो कहते हैं जस्टिस कैसे पॉसिबल है सोसाइटी में? तो वो इसी आइडिया को जस्टिस के तर्ज पे लेके जाएगा। कैसे? वो कहते हैं जस्टिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोल ह्यूमन काइंड, so for its analysis human nature should be studied। वो कहता है कि भाई जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर मजे की बात बताऊं, जब से इंसान ने अकल स्ट्रगल किया जस्टिस को क्रिएट करना, जस्टिस को मेंटेन करना, जस्टिस को मैक्सिमाइज करना, हमेशा से स्ट्रगल यही रही है, अभी भी रही है। ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ, मतलब कि ये रिपब्लिक के बारे में ही बताता हूँ कि वो रिपब्लिक में क्या बातें बता रहा है। ये हम उसी को ही पढ़ रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जस्टिस हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और मजे की बात है, इसके ऊपर एक फिल्म है बहुत अच्छी, के अंदर वो आर्टिकल, वो वकील होता है उसमें, वो तो उसमें कहता है जस्टिस जस्टिस इज आइडियल, लॉ इज प्रैक्टिकल। जस्टिस का कंसेप्ट है, वो कहते हैं वो आइडियल है, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लॉ को हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो जस्टिस लॉ से भी ऊपर की बात है। ठीक है। तो प्लेटो भी यही कोशिश कर रहा था कि जस्टिस कैसे मेंटेन हो सकता है सोसाइटी में, ताकि ऐसा जस्टिस क्रिएट हो जिसमें कोई सोक्रेटिस दोबारा ना मारा जाए, ऐसा जस्टिस क्रिएट हो सोसाइटी में, लोग ना मारे जाए, भूखे ना मरे, लोगों को हक मिले अपना। ठीक है।
तो ये उसके कॉन्सेप्ट को लेके जा रहा है। वो कहता है कि अगर हमने समझना है कि जस्टिस कैसे अचीव कर सकते हैं हम, जस्टिस कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम, तो प्लेटो कहता है उसके लिए हमें ह्यूमन नेचर को देखना होगा। इंसान कैसा होता है? अगर हम ये जान लें ना कि इंसान कैसा होता है, तो हम ये भी जान लेंगे कि जस्टिस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जस्टिस कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट? तो ये आपको आगे पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा फिलोसफर्स के अंदर। वो ह्यूमन नेचर पे फोकस करेंगे। वो कहते हैं ह्यूमन को जान लें, आप काफ़ी चीज़ें जान लेंगे। तो ये भी वही बात कहता है कि अगर हमने जस्टिस को मेंटेन करना है, अगर हमने अच्छी हुकूमत करनी है, अच्छी स्टेट बनानी है उस जस्टिस को, तो हमें जो चीज़ देखनी है, वो देखनी है ह्यूमन नेचर। इंसान की नेचर क्या है? इंसान कैसा है? तो वो कहता है अगर हम इंसान को देखें तो अकॉर्डिंग टू, यस वेरी गुड जहांगीर, रियलिस्ट की तरह, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो कहता है कि देयर आर थ्री बेसिक फोर्सेस या मोटिवेट या गवर्न ह्यूमन। वो कहता है भाई ह्यूमन के अंदर तीन ऐसी फोर्सेस हैं जो उसको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। यानी पूरे इंसानों के अंदर वो कह रहा है तीन फोर्सेस पाई जाती हैं। हर इंसान में वो तीन होती हैं, फिर उन तीन में कोई डोमिनेट करती है, थोड़ी कम होती है। तो क्या बेस्ट रिमेंबर माइंड में रखना है, वो कंसेप्ट दे रहा है जस्टिस का। जस्टिस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो जस्टिस क्यों जरूरी है? वो कहते हैं भाई अच्छी स्टेट के लिए जस्टिस जरूरी है, जहाँ पे दोबारा कोई सोक्रेटिस ना मारा जाए, हर किसी को उसका अपना हक मिले। वो कहते हैं फिर वो कैसे पॉसिबल है? वो कहते हैं वो पॉसिबल है अगर हम ह्यूमन नेचर को देखें। तो कहते हैं ह्यूमन नेचर फिर कैसी है? वो कहते हैं ह्यूमन नेचर के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। हर इंसान में तीन फोर्सेस होती हैं। कौन सी? वो कहते हैं एक फोर्स होती है डिजायर या एपिटाइट। वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एपिटाइट या डिजायर होती है, वो लालची होते हैं, वो भूखे होते हैं, कुछ लोग होते हैं। आप इसको निगेट नहीं कर पाएंगे, वाकई होते हैं। वो कहता है कि ये लार्जेस्ट तादाद होती है, ज्यादातर लोगों में यही नेचर है, ये भूखे होते हैं और वो लालची लोग होते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिट या करेज रखते हैं, कुछ बहादुर होते हैं। वो कहता है तो वो क्या होते हैं? वो फ्यूअर होते हैं, वो चंद लोग होते हैं जो बहादुर होते हैं, जिनमें स्पिरिट होता है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? वो रीजन या विजडम रखने वाले लोग होते हैं, और वो तो बहुत ही सिमालर होते हैं, उंगलियों पे गिनने जितने लोग होते हैं। वो तो ये तीन किस्म के लोग पूरी सोसाइटी में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ज्यादा तादाद जो होती है वो एपिटाइट वाले लोगों की होती है, भूखे लालची लोगों की होती है। ज्यादा लोग होते हैं पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं। बहादुर लोग होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं और थोड़े से कम होते हैं उनसे। और जो रीजन और विजडम रखने वाले लोग होते हैं, जो अच्छे विर्चुअस लोग होते हैं, वो तो बहुत ही कम होते हैं। और इस चीज को मुझे पता है आप भी निगेट नहीं करेंगे, ऐसा ही होता है। वो ठीक कह रहे हैं यहाँ तक। तो ईच फोर्स इज प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल इन वेरिइंग अमाउंट, बट वन इज ऑलवेज डोमिनेंट। वो कहता है भाई यही जो वो चीज है वो पाई जाती है। वो कहता है कि अ, ये जो तीन फोर्सेस मैंने बताई हैं, ये हर ह्यूमन नेचर के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं। बट उनमें से एक फोर्स किसी ह्यूमन में जरूर डोमिनेट करती है। अगर एक बंदा है, उसके अंदर तीनों जो फोर्सेस हैं, वो एपिटाइट भी रखता है, करेज भी है, वो वाइज भी है, और वो कहते हैं अगर तीनों हों भी, तो उनमें से एक फोर्स उसमें जरूर डोमिनेट करती है। या तो ज्यादा वो विजडम रखता होगा, ज्यादा फोर्स होगी, या तो वो स्पिरिट करेज ज्यादा होगा उसमें, या तो उसमें डिजायर या एपिटाइट ज्यादा होगी। तो एक फोर्स सब में डोमिनेट करती है, और जो सब में डोमिनेट करती है वो डिजायर वाले सबसे ज्यादा होते हैं लोग, करेज वाले उससे थोड़े कम होते हैं, और विजडम वाले तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है? वो कहता है ह्यूमन नेचर को हम जान लें। क्यों जान लें? क्योंकि हमें ये देखना है कि हम जस्टिस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जस्टिस को अचीव करने के लिए ह्यूमन नेचर देखने के, ह्यूमन नेचर में कहता है तीन किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो वो क्या कहता है? देयरफॉर स्टेट, ठीक है, देयरफोर सोसाइटी या स्टेट शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फोर्स। तो वो कहता है क्योंकि तीन फोर्सेस होती हैं, लिहाजा सोसाइटी को तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जस्टिस को अचीव करना है। कैसे कर सकते हैं भाई? वो तो सोसाइटी को डिवाइड करना होगा तीन में। कैसे? वो इन्हीं क्लासेस के हिसाब से।
जिसमें जितनी ज्यादा फोर्सेस है वो उस कैटेगरी में है, उससे कम वाले हैं वो उसमें, और इस तरीके से। तो एडिशनली ईच क्लास विल प्ले द रोल ऑफ फॉर विच इट इज बेस्ट क्वालिफाइड हैविंग डोमिनेटिंग फोर्स। तो वो कहता है कि ये तीनों जो क्लासेस हैं, जिनमें ये तीनों नेचर वाले हैं, उनके अपने अपने फंक्शंस होने चाहिए, वो उन फंक्शंस के ऊपर काम करें। एपिटाइट वाले का अपना फंक्शन होगा, करेज वाले का अपना फंक्शन होगा, विजडम वाले का अपना फंक्शन होगा। ये अपने अपने फंक्शन करेंगे, ये एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये जस्टिस होगा। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है देखिए, सबसे थोड़े लोग हैं जो रीजन और विजडम वाले हैं, सबसे थोड़े लोग हैं, उनको रूलर्स होना चाहिए, मुल्क की भाग दौड़ वो संभालें, मुल्क के रूलर्स वो हों, डिसीजन मेकिंग वो करें। क्यों? वाई? बिकॉज दे हैव विजडम। और वो विजडम को टॉप पे क्यों रख रहा है? मैंने पहले नहीं बताया? वो कहते हैं स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो क्या कह रहा था? उसका कंसेप्ट यही था भाई, ये बड़ी मुकद्दस चीज है, इसको कोई बेवकूफ के हाथ में ना दें आप। अगर बेवकूफ के हाथ में देंगे तो सोक्रेटिस को दोबारा मारेगा वो, लाखों सोक्रेटिस मारेंगे वो लोग। तो वो सियाने लोगों को ऊपर रखता है इस वजह से। तो ये थोड़ी तादाद में होते हैं, इनको ऊपर होना चाहिए। फिर वो कहता है कि एक दूसरी उससे थोड़े से कम होते, ज्यादा होते हैं, वो होते हैं स्पिरिट या करेज वाले लोग। ये बहादुर होते हैं। जो बहादुर लोग हैं वो कहते हैं उनको आर्मी मैन होना चाहिए, उनको आप सिक्योरिटी में रखें, वो मुल्क की हिफाजत करें, वो बॉर्डर्स को संभालें जाके, क्योंकि वो बहादुर होते हैं। वो रूलर्स भी नहीं बन सकते, और वो जो है वो एपिटाइड में भी नहीं आते, वो बहादुर होते हैं, लिहाजा वो मुल्क की भागदौड़ सिक्योरिटी संभालें। और थर्ड जो सबसे ज्यादा तबका होता है, वो होता है एपिटाइट या डिजायर वाला, और उनको आर्टिजन्स बनाते हैं। वो कहता है आर्टिजन्स का मतलब क्या? आर्टिजन्स का मतलब ये है, वो कहता है भाई जो है आप इनको दूसरे काम काज दे दें, ये कोई जो है वो खेती बाड़ी करे जाके, ये इन लोगों की जरूरियात पूरी करें, इन अदर से इन ज़रूरियात पूरी करें, इनका काम सिर्फ़ यही होगा, बस ये इनकी ज़रूरियात पूरी करें। क्यों? वो कहते हैं यार इनमें अक्ल नहीं है इतना, इनमें इतना अक्ल नहीं है इनको सिक्योरिटी पे बिठा दें, इनमें इतना अक्ल नहीं है रूलर बने जाके। इसलिए वो कहते हैं इनके अपने फंक्शन होने चाहिए, उसी पे ही रहें बस, इसको ज़्यादा नहीं आगे आना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? वैसे इस बात से मैं काफ़ी हद तक इसको मैं वो करता हूँ, अ, एग्री करता हूँ कि वाक़ई कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ यहाँ पे दोस्तों के साथ कि अल्लाह के पास बड़ा बड़ा आला इंसाफ है। हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि खुदा ना ख़ास्ता उनके पास कोई अच्छी पोस्ट आ जाए ना, वो तो मैं कहता हूँ खुद को खुदा समझ बैठेंगे। बट अल्लाह ने उसको इतना औकात में रखा है ना उनकी अपनी, कि वो उसी सिचुएशन के अंदर ही रहते हैं। तो ये प्लेटो भी जो है वो यही बात कह रहा है। वो कहते हैं भई ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको आप ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं? तो फिर हमारा मोरल आर्गुमेंट आ जाता है, नहीं, नहीं भई इंसान जो है वो पैदा हुआ है बराबर। पढ़ेंगे आगे मैं बताऊँगा, ये भी आर्गुमेंट है। सब बराबर पैदा हुए हैं भई, सबके इक्वल हैं ये सारी चीज़ें। यस, ध्यान हम इसको आगे डिस्कस करते हैं सारा, ठीक है? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, गॉट इट? तो ये कहता है कि इन तीनों में डिवाइड करेंगे ह्यूमन नेचर को, तो आप इंसाफ को जो है वो प्रिवेल कर पाएँगे। इस तरीके से आप इंसाफ आएगा। कैसे आएगा? तो वो जो है अभी हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं आपकी कि वो कैसे कह रहे हैं कि स्टेट इम्पोर्टेंट है, और लोग कहते हैं चूँकि स्टेट इम्पोर्टेंट है, लिहाज़ा इस वजह से उसकी उसको जो सँभालें वो बड़े आला लोग होने चाहिए, ठीक है? और वो कहते हैं कि अच्छा जब आला लोग होने चाहिए तो वो कैसे आ सकते हैं? तो वो कहते हैं वो आ सकते हैं इंसाफ से, जस्टिस से। तो जस्टिस कैसे मिल सकता है? वो कहते हैं जस्टिस पॉसिबल है अगर हम ह्यूमन नेचर को देखें। तो कहते हैं ह्यूमन नेचर को कैसे देखना होगा? वो डिवाइड करता है, वो कहते हैं 3 किस्म के ह्यूमन्स होते हैं, 3 किस्म की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स डोमिनेट करती है, और तीनों में वो 3 में डिवाइड करता है। कम से कम लोग होते हैं जिनमें विज़डम होती है, उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं जिनमें करेज होती है, और बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें एपेटाइट होती है। एपेटाइट वालों को औकात में रखें, वो आर्टिज़न के काम करें, उनकी जगह नहीं है वो आगे के काम संभालें, उनकी इतनी औकात, उनकी अक्ल ही नहीं है। प्लेटो कहता है, और दिक्कत है वो अपनी आर्मी के काम सँभालें, और जो रूलर्स हैं वो सिर्फ़ रूल करेंगे बस, जो छोटा तबका है, सारे नहीं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की? मुझे बता दें अगर यहाँ तक क्लियर है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वैसे इंटरेस्टिंग है ना? ये देखें, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि दोबारा अगर इसको सारों को मैं समराइज़ करूँ पूरे आर्गुमेंट को, वो कहता है पूरी सोसाइटी है, उसमें 3 किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है? वो कहता है कि भई डिज़ायर और एपेटाइट वाले होते हैं, उनको आर्टिज़न्स बना दें आप।
क्योंकि वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो कंज़म्पशन्स एंड गुड्स के काम करेंगे बस, वो चीज़ें प्रोवाइड करके देंगे इन तबके को। तो दूसरा वो कहते हैं उससे थोड़ा जो लार्जर होता है, फ्यू होता है, जो मिडल में होते हैं, वो करेज और रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, उनको आर्मी में दें, उनका काम सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए बस। और वो कहता है कि तीसरा रीज़न और विज़डम वाले हों जो रूलर्स होने चाहिए और ये बहुत कम लोग होते हैं। तो ये स्टेट की अफ़ेयर्स यही लोग हों और इन्हीं को ही वो फिलॉसफर किंग का नाम देता है कि ये फिलॉसफर किंग बने। लेकिन और सिक्योरिटी ये सब नहीं, इन दोनों की रीज़न है। क्यों? क्योंकि इनकी अक्ल ही नहीं है चीज़ों को इतना ज़्यादा समझने वाली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को कि वो कैसे डिवाइड कर रहा है, उसका मकसद एक ही है। मकसद है कि भई इंसाफ सोसाइटी में कैसे लाया जा सके। उसका मकसद है कि अच्छी सोसाइटी, अच्छी स्टेट कैसे क्रिएट की जा सके, जहाँ पे फुकरात बार-बार ना मरें। ठीक है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है? गुड। तो अगर यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम आगे अभी पढ़ते हैं कि भई अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा उसका। अभी क्वेश्चन ये करेगा कि भई ये तीनों उसने बता तो दिए, कि भई 3-3 होते हैं, इनको ये करना चाहिए। अभी वो बताएगा कि भई ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? किसका क्या काम होना चाहिए, वो कैसे डिवाइड करेंगे हम? इसको वो नाम देगा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइज़ेशन। हर एक का अपना-अपना काम होगा। ठीक है? इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो रही है। आई एम सेंडिंग यू अगेन लिंक। आप मुझे जो है वो जी, मुझे आप रिजॉइन करें। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वो जो 3 कैटेगरीज़ में लोग उसने कैटेगराइज़ किए हैं, तो उनको डिवाइड कैसे करें?